Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely amazing. So, बहुत ही जल्दी सी इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड द स्टूडेंट्स हु विल क्लियर देयर सी इंटरमीडिएट वो लोग फाइनल्स में पहुंच जाएंगे या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं जिन्होंने अपना मई 2023 के अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था एंड दे आर ऑलरेडी इन सीए फाइनल्स लेकिन अभी तक उन लोगों ने कोई पढ़ाई ही नहीं स्टार्ट की। सो हेयर आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम फ्रेम जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि कब आपको किस सब्जेक्ट को पिकअप करना है सो दैट ये जो न्यू स्कीम आई है जिसमें आप लोगों को 2 इयर्स तो आर्टिकलशिप पीरियड के दिए गए हैं एंड उसके बाद में 6 मंथ्स का पीरियड आपको मिला हुआ है फॉर योर सीए फाइनल प्रिपरेशन, तो वो आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाओ। तो मैंने एक जो अप्रोच देखा है मेरे बहुत सारे जूनियर्स के माइंड में जो चलता है वो ये मैंने देखा है अभी तक कुछ एक दो लोगों से जिनसे मेरी बात हुई दैट वो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी एक काम करते हैं, हम अच्छी तरह से आर्टिकलशिप करेंगे एंड देन व्हाट वी विल डू, हम लोग फिर वो जो हम पे एंड के काम करेंगे 6 मंथ्स करके और हम लोग जो है अपना फाइनल के एग्ज़ाम्स दे देंगे या फिर जो है अटेम्प्ट डिले कर देंगे और इस तरह से फिर हम लोग सीए फाइनल क्लियर कर लेंगे। तो इस माइंडसेट के साथ में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो घूम रहे हैं एंड वो लोग ये सोच रहे हैं कि 2 इयर्स जो है वो डेडिकेटेडली सिर्फ और सिर्फ वो आर्टिकलशिप को देंगे। देखो ये अप्रोच एकदम ही गलत है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको आर्टिकलशिप पे ध्यान नहीं देना है। ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप पार्ट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ द होल सीए जर्नी, बिकॉज जितना आप अपने आर्टिकलशिप पीरियड में सीख लेते हो बाद में उतना सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको आर्टिकलशिप में तो बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना ही है, लेकिन अगर आप इस पूरे 2 इयर्स के पीरियड में पढ़ाई को एकदम छोड़ दोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा सीए फाइनल के सिलेबस से कोप अप करना, बिकॉज इस 2 इयर्स के पीरियड में आपको सेल्फ टेस्ट एग्जामिनेशंस तो अपने क्लियर करने ही हैं, साथ में आपको कुछ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करके भी रखना होगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट्स लगेंगे फिर आपको एंड देन आई डोंट वांट कि आप लोग एक लूप में फंसते जाओ डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच टाइम विद यू। तो इसलिए एज अ सीनियर आई एम हियर टू रिमाइंड यू कि इन 2 इयर्स के पीरियड को हमको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना है। आप लोग को अपना मेजॉरिटी टाइम ऑफ कोर्स आर्टिकलशिप को ही देना है, कोई भी डमी आर्टिकलशिप के बारे में सोचना भी मत, अगर किसी को मिल भी रही हो। आपको प्रॉपर अच्छी तरह से जिस भी आपके जो भी इंटरेस्ट एरिया है आपको उसमें जाना है एंड ये जो है ये काफ़ी वास्ट टॉपिक है कि आपको किस टाइप की फॉर्म में जाना है एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर ये आपका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई भी बुराई नहीं है इफ़ अ पर्सन इज डूइंग his or her articleship from a mediocre firm and it is means equally good एज पर योर इंटरेस्ट एरिया, जैसा भी आपका इंटरेस्ट एरिया है। कोई भी फर्म बुरी नहीं है कि मीडियोकर से कर लिया तो बहुत गलत हो गया, नो इट्स नॉट दैट। ऑल्दो ये जो है ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे या फिर आप और वीडियो से इस बारे में आइडिया ले सकते हो। जो हमारा आज का वीडियो रहने वाला है दैट इज़ गोइंग टू बी इन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे आपको सीए फाइनल्स के बारे में प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले तो प्लान करो अपने आर्टिकलशिप पीरियड को प्रॉपरली। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 2 इयर्स है, 2 इयर्स का मतलब आप पे पूरे के पूरे 24 मंथ्स हैं जिसमें आपका आर्टिकलशिप पीरियड चलेगा। ठीक है, अब इन 24 मंथ्स में कुछ कुछ मंथ्स ऐसे आएंगे जिसमें आप लोगों के ऊपर एक्सट्रीम वर्कलोड होगा ना। ये जो मंथ्स है ना ये अगेन फील्ड टू फील्ड जो है वो डिफर कर सकता है। लाइक अगर आप डायरेक्ट टैक्सेशन का काम कर रहे हो तो आप लोग के लिए जो जुलाई वाला मंथ है, जो अक्टूबर वाला मंथ है, जो दिसंबर वाला मंथ है, ये कुछ कुछ मंथ्स जो हैं ये हेक्टिक हो सकते हैं। उसी तरह से आपकी जो भी आप जिस भी फील्ड में आर्टिकलशिप कर रहे हो दीज मंथ्स कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि कितने मंथ्स जो हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहे हैं जिसमें आप लोगों को ऑफिस में 12 12 13 13 आवर्स तक की ड्यूटी करनी पड़ रही है। तो उन वाले सारे मंथ्स को एक काम करते हैं हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम लोगों ने 24 में से 10 मंथ्स हायर साइड पे हम लेके चलते हैं, 10 मंथ्स हमने एक्सक्लूड कर दिए और हम पे जो बचे वो बचे 14 मंथ्स जिसमें हम अपने आर्टिकलशिप पीरियड के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं अपने फाइनल्स की।
ठीक है। और ये जो 10 मंथ्स है ना, इसमें आपके वो वाले डेज़ भी आ गए जिसमें आप फेस्टिवल्स मनाओगे, वो वाले डेज़ भी आ गए जिसमें आप बीमार पड़ सकते हो, वो वाले डेज़ भी आ गए जिसमें आप बहुत ज़्यादा बिजी रहोगे, आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करोगे। तो 24 महीनों में से 10 महीने तो मैंने ऐसे ही निकाल दिए, दोनों साल का बिजी वाला पीरियड मिला के। ठीक है। नाउ इन 14 मंथ्स में आई एम आस्किंग यू टू गिव एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स। देखो इससे ज़्यादा भी वैसे तो पॉसिबल है, लेकिन 3 to 4 आवर्स तो आपको देना ही देना है कंसिस्टेंट बेसिस पे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आधा घंटा ही पढ़ाई करी है। नो, आपका डेली का टारगेट रहना चाहिए कि मुझे मिनिमम 3 to 4 आवर्स की सेटिंग लेना है पढ़ाई में। ठीक है। नाउ दीज 3 to 4 आवर्स विल इंक्लूड योर क्लासेस एज वेल एज योर होमवर्क या फिर योर रिविजन। ठीक है। तो ये 3 to 4 आवर्स की जो सिटिंग रहेगी ना, ये आपकी रहना चाहिए जब आप जिस जिस दिन ऑफिस जाएंगे। एंड इन 14 मंथ्स में आपको वीकेंड्स में मिलेंगे, तो उन वीकेंड्स में आपको अपनी सेटिंग्स को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको किस तरह से चलना है, जैसे सपोज आपका जो ऑफिस है वो सपोज 10 AM से स्टार्ट होता है एंड इट एंड्स लेट्स से 7 PM तक। तो 10 AM से 7 PM तक आप जो हो अपने ऑफिस में रहोगे। अब 10 AM से अगर आपका ऑफिस स्टार्ट हो रहा है, सो लेट्स सपोज कि आप जो हो 8:30 AM तक अपनी स्टडी टेबल से उठ जाओगे अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई कर रहे हो। एंड अगर आप जो हो 7 PM तक ऑफिस में हो, आप घर पे पहुंच रहे हो 8 बजे तक, सो लेट्स सपोज आप डिनर एंड रेस्ट वगैरह करके 9 PM तक फ्री हो जाओगे। अब एक सीए स्टूडेंट हो आप, तो 6 to 6.5 आवर्स की स्लीप, या चलो 7 आवर्स की स्लीप भी अगर आप ले रहे हो, तो 7 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो एकदम सफिशिएंट है। ठीक है। 7 का 8 ना करो तो बेटर है, बट 7 आवर्स जो है मैं मेजोरिटी ले रही हूँ कि इतना तो आप लोग जो है आपको रिक्वायरमेंट होगी स्लीप की। तो अगर मैं देखूँ 9 बजे जो हो आप एक तरह से यू कैन सिट फॉर स्टडी, अगर आप जो हो इतनी हिम्मत रखते हो कि मैं जो हूँ ऑफिस से आकर भी पढ़ाई कर लूँ। ठीक है। तो सपोज आपने 9 बजे से और 12 बजे तक पढ़ाई करी अगर, तो आप जो हो 9 बजे से अगर 12 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ आपको कितने मिल गए, यहाँ आपको मिल गए 3 घंटे। और उसी तरह से आप 12 बजे सोने के बाद में अगर सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो आपको यहाँ पर भी 8:30 बजे तक 1 घंटा मिल सकता है। तो इस तरह से आपको जैसा भी आपको सूट करता है, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, सो यू कैन स्लीप अर्ली एंड यू कैन वेक अप अर्ली। ठीक है। तो इस तरह से आपको डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स यहाँ से मिल जाएंगे। अब इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि 1 आवर आप जो हो रिविजन्स को दे दो और 3 आवर्स की आप क्लास ले लो, क्योंकि सीए फाइनल्स की मोस्टली क्लासेस 3 आवर्स की होती हैं, कुछ कुछ 2 आवर्स की भी होती हैं, तो उसमें आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। अब देखो आपने सीए कोर्स चूज किया है, तो आप इस तरह से यू कैन नॉट जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। ये कोर्स जो है कंसिस्टेंसी से मेहनत मांगता है, एंड अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में हार्डवर्क करोगे ना, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड। बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने मार्च से मिसिंग रह जाती हैं, जिसकी वजह से अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। तो क्यों आपको केयरलेस रह करके पढ़ाई करना है, राइट। तो इसलिए जो है आपको अपने आर्टिकलशिप पीरियड को इस तरह से प्लान करना है। अभी मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगी कि किस तरह से आपको अपनी क्लासेस करनी है, लेकिन आपको अपने 2 ईयर्स के पीरियड को 14 मंथ्स कम से कम आपको पढ़ाई करना है। और वो मैंने आपको बता दिया कि डेली बेसिस पे कैसे आपको 4 आवर्स देना है। और वीकेंड पे, चलो माना वीकेंड पे आप जो हो रिलैक्स करोगे या घूमने जाओगे, तब भी आपको कम से कम 6 आवर्स तो आप पढ़ सकते हो ना। 2 2 आवर्स के स्लॉट ले लो, 3 3 आवर्स के 2 स्लॉट ले लो, इस तरह से तो आप कर सकते हो ना। तो वीकेंड्स में आपको कम से कम 6 आवर्स पढ़ना है। ठीक है। ये अगर अपने माइंड में रखोगे ना, तभी आप जो हो पढ़ पाओगे। अगर आप खुद को रिलैक्स छोड़ दोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे। कुछ भी आपको जो है लास्ट के 6 मंथ्स पे नहीं छोड़ना है कि मैं ये लास्ट के 6 मंथ्स में कर लूँगा, नो। आपको जो है थोड़ा 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 करके रेगुलर बेसिस पे 2 ईयर्स में अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है। देन एक पॉइंट जो है वो बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, दैट इज दे फॉरगेट टू प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलरली।
तो टेस्ट जो है ना, अब आपको जैसे पता है कि आईसीआई में न्यू सिलेबस आ गया है, तो आपकी जो भी अप्रोच सीनियर्स लगा रहे थे, वो ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए भी वो इक्वली वैलिड हो, क्योंकि जब आपका सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन को पूछने का तरीका भी तो चेंज हुआ है ना। सो दैट इज़ वाई टू अडेप्ट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस द टेस्ट रेगुलरली। तो इस वजह से अगर आपको कोई टीचर ऐसा नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो इट वुड बी रिकमेंडेड कि जो टीचर टेस्ट भी ले रहा हो उसी की क्लासेस आप ज्वाइन करो। बट इन केस आपका ऐसा टीचर है जो टेस्ट नहीं ले रहा है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप अपने फ्रेंड के साथ में एक पेपर ड्राफ्ट कर लो एंड आप जो है एक दूसरे का टेस्ट लो। कुछ नहीं तो एमसीक्यू बेसिस वाले टेस्ट कर लो, वो तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारे ऐप्स पे भी मिल जाएगा। कहीं कुछ नहीं मिल रहा तो एक काम करो, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से देखो। इंस्टीट्यूट जो है वो, अभी आपका पेपर जो है वो 2 साल के बाद होना है, तो अभी May 24 से न्यू सिलेबस आएगा, तो May 24 के पेपर्स को देखना, आरटीपीस को देखना, एमटीपीस को देखना, राइट, एमसीक्यू बुक्स को सॉल्व करना। वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी एंड एमसीक्यू इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द चैप्टर्स, क्योंकि एमसीक्यू में ना कंसेप्चुअली जो है वो क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज कर लोगे, दैट मीन्स यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो इसलिए आपको टेस्ट को रेगुलरली करना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आपको ब्रेक चाहिए कि आज मेरा क्लास लेने का मन नहीं है, तो खुद को टेस्ट करना स्टार्ट कर दो उस दिन, राइट। लेकिन आपको रेगुलरली कंसिस्टेंट बेसिस पे 3 to 4 आवर्स देखो देने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने जैसा बता दिया, वीकेंड्स पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। देन आपको जो है अपना ऑब्जेक्टिव नहीं भूलना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, वो सोचते हैं यार अभी तो 2.5 साल के बाद एग्जाम है ना, देखी जाएगी तब, वो अपना ऑब्जेक्टिव ही भूल जाते हैं। सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट फटाफट स्टार्ट हो जाता है, तब तो जोश रहता है कि हाँ हमें सीए बनना है। लेकिन वो जो 2.5 साल का जर्नी होता है, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, क्योंकि आर्टिकलशिप का भी काफ़ी प्रेशर होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपना ऑब्जेक्टिव से भटक जाते हैं एंड देन फिर उनको अटेम्प्ट्स लगने लग जाते हैं, तो वो डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं भूलना है। आप ये सोचो, जब मैं सीए बन जाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन ही मैं रिलैक्स होऊंगा। एंड आई नो कि रिलैक्स तो आप कभी नहीं हो सकते जिंदगी में, बिकॉज इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू वर्क हार्ड रेगुलरली। तो रिलैक्स होने का तो अपने पे टाइम ही नहीं है ना। बट आपको जो है अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए चलना है। आई एम नॉट सेइंग दैट डू नॉट एंजॉय, बट कंसिस्टेंसी के साथ में आपको हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। देन एक चीज जो है मैंने और देखी है, लोग क्या करते हैं ना, दे टारगेट फॉर 40 मार्क्स एंड दे टारगेट फॉर 50%। अब देखो यार, जब आप टारगेट ही 40-50 का बनाओगे, तो आप कहाँ जो वो उतना स्कोर कर पाओगे। स्कूल टाइम याद है, जब हम लोग 95% सोचते थे, तब जाके कहीं 90% मार्क्स तक आ पाते थे। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम हाई एम करते थे। अभी एम ही 40-50 का रखोगे तो थोड़े ना 40-50 आ जाएंगे। इसलिए आपको रैंक के बारे में एम करना है। एंड अगर आप बोथ ग्रुप्स नहीं दोगे, तो आपको ये एम करना है कि मैं ये जो भी एक ग्रुप दे रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट में मुझे 60+ मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब वो आएंगे नहीं आएंगे वो बात की बात है। एम हमको वैसी करना है, तैयारी हमको वैसी करनी है कि हमको इतने मार्क्स चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो थे कुछ पॉइंटर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब मैं आपको ना सीक्वेंसिंग बता देती हूँ कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट्स की सीक्वेंसिंग करनी होगी। इस सीक्वेंसिंग में मैं सेल्फ पेस्ड जो है वो नहीं इंक्लूड करूँगी। सेल्फ पेस्ड के एग्जाम जितना मैंने अभी तक सुना है वो रेगुलर बेसिस पे होंगे, तो वो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। यहाँ पे मैं ना सीक्वेंसिंग जो मेन 6 पेपर्स है ना उनकी रखती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं ना जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, May 23 में ही उनका क्लियर हो गया था एंड वो लोग लगभग July 23 से कुछ भी नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। और जो लोग अभी क्लियर करेंगे November 23 के एग्जाम्स, तो दोनों ही लोग के लिए मैं बता रही हूँ ये सीक्वेंस। आप लोग पहले एक काम करना, अगर आपका अभी आर्टिकलशिप स्टार्ट हो रहा है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ के कल्चर को समझने के लिए। अगर आप बिग फोर्स वगैरह में जाओगे, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा हो सकता है अपने घर से भी दूर रहना पड़े। तो एक अच्छा टाइम लेना 15 डेज का, 20 डेज का सेटल होने का। उसके बाद में एक, जब आप फ्रेश माइंड में हो, तब आप स्टार्ट करना अपनी क्लासेस के साथ में। अगर आप अपने घर के पास ही कोई फॉर्म देख रहे हो और वहाँ पर आपको लग रहा है कि इन दिनों काम नहीं है, तो बेटर ये रहेगा कि इन्हीं दिनों में आप अपनी क्लासेस ऑर्डर कर दो एंड अपनी क्लासेस को शुरू कर दो। तो पहले आप लोग को क्या करना है, SFM जो कि अब हो गया है AFM, ठीक है, इसको AFM कर दो। AFM आपको सबसे पहले चलाना है। और AFM जो है, अगर आप रेगुलरली देखोगे,
तो लगभग 3 मंथ्स में आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये जो है 3 से 3.5 मंथ्स वेरी कर सकता है एज पर योर स्पीड, एज पर द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। या चलो हम हायर साइड पे लेकर के चल रहे हैं 4 मंथ्स, तो हम 14 मंथ्स का टाइम ले रहे हैं ना, तो हम जो है इसको 3 to 4 मंथ्स में वाइंड अप कर देंगे, किसके साथ में, अपने AFM के साथ में, ठीक है। अब 3-4 महीने में जब आपने इसकी क्लासेस अच्छी तरह से कर ली, अलॉन्ग विद होमवर्क्स, अलॉन्ग विद योर नोट्स, तभी आपको अपनी ऑडिट की क्लास ऑर्डर कर देनी है एंड ऑडिट की क्लास को आपको शुरू कर देना है। ऑडिट में जो भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, हो सकता है कि कुछ टीचर्स ने सारे के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एक साथ में दे दिए हों और उन्होंने पहले स्टैंडर्ड्स के साथ में शुरू करा हुआ हो और उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट चैप्टर्स दिए हुए हों। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर इस तरह से आपकी क्लासेस सीक्वेंस्ड है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है एक स्टैंडर्ड उठाना है एंड एक आपको डायरेक्ट चैप्टर उठाना है। देयर आर अ लॉट ऑफ चैप्टर्स। एक मिनट रुको, मैं आपको इंडेक्स दिखाती हूँ। सो सी, ये जैसे मैंने इंडेक्स खोला है ICAI की वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मॉड्यूल नंबर 1 जो है उस पे इन्होंने ये वाले चैप्टर्स दिए हैं जो कि जनरली स्टैंडर्ड बेस्ड हैं सारे के सारे। क्वालिटी कंट्रोल, जनरल ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, ऑडिट प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ये सारे। अब उसी तरह अगर आप मॉड्यूल नंबर 2 देखोगे, तो मॉड्यूल नंबर 3 में ना कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे ग्रुप ऑडिट्स हो गया, डिजिटल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस हो गया, स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड NBFCs हो गया, देन आपका ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज, ये तो चलो अलग हो गया। लेकिन ये वाले चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए, तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि ना, इन वाले चैप्टर से देर आर हाई प्रोबेबिलिटीज कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ये ग्रुप ऑडिट्स अगर मैं खोलूँ, तो ये ओल्ड सिलेबस में कंसोलिडेटेड करके था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था, तो यहाँ पे हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको इससे लर्निंग आउटकम से पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा ऐसे यूज हुआ है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि जब ये चैप्टर करो उससे पहले आप ऐसे 600 कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपनी ऑडिट की क्लासेस को करना है। इसमें इन्होंने ये जो चैप्टर्स दिए हैं ना, इसमें इन्होंने स्टार्टिंग में ये बता दिया है कि यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड एरिया है, तो स्पेशलाइज्ड एरिया में इन्होंने ये ऐसे बेस्ड है, ये यहाँ पर ऐसे 800 के बारे में, 805 के बारे में, 810 के बारे में है। तो इस तरह से आपको जो है अपनी क्लासेस को प्लान करना है कि एक स्टैंडर्ड करोगे और एक डायरेक्ट चैप्टर करोगे। जैसे डिजिटल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस है, तो इसमें आप जो भी डिजिटल ऑडिटिंग होती है उसके बारे में पढ़ोगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसे का एज यूज आपको नहीं दिख रहा है, तो यहाँ आप जो है ये डायरेक्ट चैप्टर की कैटेगरी में हो गया। तो ऑडिट की क्लास को शुरू करने से पहले ना एक इंडेक्स बना लेना, जैसे ये भी आपके डायरेक्ट चैप्टर्स ही हैं मॉड्यूल 3 में। ड्यू डिलिजेंस हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, तो एक ऐसे एक डायरेक्ट चैप्टर, एक ऐसे एक डायरेक्ट चैप्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, जैसे ये मैंने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वाला चैप्टर खोला, तो इसमें आप देखोगे TYK में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, ये क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चंस जो हैं, इसमें जैसे ये क्वेश्चन एक, चलो ये वाला ले लेते हैं कि यू हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ AKY आफ्टर हैविंग डिटरमाइंड द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, नाउ यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू ड्राफ्ट ऑडिट क्राइटेरिया, व्हाट आर द सोर्सेज दैट यू विल यूज व्हाइल डूइंग द टास्क। आपसे जो है सोर्सेज पूछे हैं, किसके सोर्सेज पूछे हैं कि कैसे आप जो ऑडिट क्राइटेरिया को आप डिटरमाइन करोगे, ड्राफ्ट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम आंसर देखें तो इसमें है रेफर पैरा नंबर 6.2, और पैरा नंबर 6.2 में ना इन्होंने सोर्सेज बता रखे होंगे। वेयर इज पैरा नंबर 6.2, ये देखो यहाँ पर इन्होंने ये सोर्सेज बता रखे हैं, कैसे ऑडिट क्राइटेरिया यहाँ पर इन्होंने डिफाइन करा है। ये देखो, ये सोर्सेज, ठीक है, ये सारे सोर्सेज हैं। तो आपको यही आंसर एग्जाम में लिखना है। तो ये जो डायरेक्ट वाले चैप्टर्स मैं आपको बोल रही हूँ ना, इससे आपको जो है ये वाले जो चैप्टर्स है ना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये होता है कि कंसेप्चुअली आपको घुमाया जाता है एंड देन यू हैव टू आंसर। अब इतने सारे स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे आप सबका कंसेप्ट याद रखोगे। एंड चलो याद आपको करना तो है ही, बट उसमें ना आपको कॉन्फिडेंस कम आएगा, आपको जो है एक्यूरेसी का जो कॉन्फिडेंस रहेगा वो कम रहेगा। पर इन चैप्टर्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, तो आपको ये रहेगा कि ये चैप्टर्स तो मेरे ग्रिप में है। अगर मुझसे डायरेक्ट कोई पूछ ले
कि क्या क्या सोर्सेज हैं, तो मैं ये सारे पॉइंट्स याद करके और लिख सकती हूँ, राइट। तो इस तरह से आपको ऑडिट को थोड़ा सा अप्रोच करना है। मैं एक डिटेल्ड वीडियो उस पर बना दूंगी, बट जिस तरह से मैंने आपको बोला उस तरह से प्लीज ऑडिट की क्लासेस को अप्रोच करना। अदरवाइज क्या होगा ना, ऐसे ऐसे कर लोगे, पूरा एग्जॉस्ट हो जाओगे, एंड में जो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके टीचर ने करा रखे होंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, वही रह जाएंगे आपके। एंड देन फिर आप जो हो बोलोगे कि ऑडिट डिफिकल्ट है। तो ऑडिट को आपको बहुत ही स्मार्टली अप्रोच करना है, ठीक है। देन वाइल आप जो हो ऑडिट की क्लासेस आपकी चल रही होंगी, तो ये एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर नोट्स बनाते हुए तो आपको पढ़ाई करनी है। बट दिन में कोशिश करना, चलो रेगुलर नहीं भी हो पाए तो वीकेंड्स में कम से कम कोशिश करना, मतलब आपको वीकली किसी भी तरह 3 से 4 घंटा एसएफएम को देना है। अभी चाहे आप वीकेंड्स में दो चाहे वीकडेज में दो, दिस इज अप टू यू। क्योंकि आपने यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, उनकी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में जितना प्रैक्टिस आप कर लो उतना कम है। और ये जो प्रैक्टिस करनी है ना एएफएम में, ये आपको कंसेप्चुअली करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में इसमें भी लेट सपोज आपको 3 महीना करीब लग जाएगा, तो यहीं पे आपके हो गए 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 से लेकर के 8 मंथ्स आपके यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे जब आप ऑडिट और एसएफएम को अपना निपटा पाओगे। उसके बाद में आप जो हो एफआर उठा लेना, और एफआर में मैं मान के चल रही हूँ लगभग आपको 4 मंथ्स लग जाएंगे। एफआर के साथ में कोशिश करना कि जो भी ऑडिट पढ़ा है उसको याद करते चलो, और ऑडिट को आपको फिर इस दिन से, जिस दिन से आपकी ऑडिट की क्लासेस खत्म होंगी, ऑडिट की क्लासेस के साथ में भी और खत्म होने के बाद में भी रेगुलर आपको ऑडिट को रटना पड़ेगा। यस, आपको जो है मगअप करना पड़ेगा, ऑडिट में बहुत ज़्यादा याद करने का है। तो रेगुलरली आपको ऑडिट को देना है, चाहे 1 घंटा दो चाहे 2 घंटा दो, रेगुलर आपको चलाना है। जिस दिन आपकी ऑडिट की क्लासेस खत्म हो जाएंगी वहां से लेकर के एग्जाम डे तक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 4 मंथ्स आप जो है एफआर को दे दोगे, और यहाँ आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे लगभग 10 से 14 महीने, 10 से 12 महीने, नोट 14, 12 महीने, क्योंकि यहाँ 6 से 8 महीने हो जाएंगे ना, 10 से 12 महीने आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप जो हो एक ऐसी कंडीशन में आ जाओगे कि आपने अपना ग्रुप 1 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, एसएफएम का एक रिवीजन भी कर लिया है, ऑडिट की क्लासेस हो गई, एफआर की भी क्लासेस हो गई। अब आप पे बचेगा डीटी और आईडीटी, और ओपन बुक तो है ही। देन आपकी 2 महीने की बचेगी, उसमें मतलब मैंने तो 14 मंथ्स जो है निकाला है ना, तो आप जो हो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर आर्टिकलशिप भी आप पहुंच चुके होगे। ये देखो, ये जो 14 मंथ्स है ये मैंने लिया है, हो सकता है कि आप ज़्यादा भी पढ़ाई कर सको। 14 मंथ्स मैंने सारे आपके बीमार वाले डेज, फेस्टिवल वाले डेज और बिजी पीरियड वाले डेज सब काट वाट के निकाले हैं। तो दिस इज अप टू यू नाउ कि आप कैसे उसको निकालने वाले हो। 14 का 16 मंथ्स का लोगे तो और बढ़िया रहेगा। लेकिन अब जो भी आपके पास में टाइम बचेगा, आपको जो हो अगर इन पे कॉन्फिडेंस लग रहा हो, तो आप अपने डीटी और आईडीटी की क्लासेस के साथ में स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इन पे कॉन्फिडेंस नहीं आया, मैं तो एक ही ग्रुप दूंगा, तो आप जो हो डीटी और आईडीटी में चाहो तो आईडीटी की क्लास कर लेना। डीटी की क्लास आप जब अपने ग्रुप 1 के एग्जाम्स दे दो उसके बाद कर सकते हो, ठीक है। और ओपन बुक एग्जाम में क्या करना है, बिकॉज ये ओपन बुक एग्जाम अब आपका इस तरह से हो गया है कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल सीए फाइनल में, वो सबका मिला करके वो केस स्टडीज आएगा। तो इसमें आप जितनी केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसके लिए जो भी मटेरियल है और जो भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं मल्टी डिसिप्लिनरी के नाम से ना, उन सबकी केस स्टडीज को आपको सॉल्व करते हुए चलना है। ये ओपन बुक एग्जाम की तैयारी आप तब भी कर सकते हो जब आप अपने जो सेल्फ पेज वाले एग्जाम्स हैं उन दोनों एग्जाम से आप फ्री हो जाओ, उसके बाद में भी आप ये तब से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आप एएफएम की क्लासेस ले रहे हो, तो इसमें से छांटना मल्टी डिसिप्लिनरी वाले पेपर्स में से कि एएफएम की कौन कौन सी केस स्टडीज हैं, एफआर की कौन कौन सी केस स्टडीज हैं। तो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर रहेगा। एंड अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट्स हो, तो आप जो हो डीटी और आईडीटी की क्लास में पहले आईडीटी कर लेना चाहे, और अगर आपको जैसे लग रहा है कि आपका अटेम्प्ट आने वाला है तो आप डीटी की भी कर लेना, उसके बाद आईडीटी कर लेना। आईडीटी कंपैरेटिवली डीटी से छोटा है, वैसे तो दोनों बड़े ही हैं सब्जेक्ट्स। एंड इस तरह से जो है आपका सीए फाइनल की आप तैयारी कर पाओगे। अब देखो, अगर आप ये चीज़ नहीं करोगे अपनी आर्टिकलशिप के पीरियड में, तो अब ये 6 की 6 सब्जेक्ट्स कैसे अपने 6 महीने में प्रिपेयर करोगे? क्योंकि आपको इसके बाद में भी ना जो आपका टाइम पीरियड बच जाएगा क्लासेस में, उसमें भी आपको कम से कम 3 से 4 रिविजन्स करने हैं। और ये 3 से 4 रिविजन्स जो है ना, ये तो केवल बोलने वाली बात है। मेरा तो ये कहना है कि जब तक आपको जिस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहो।
जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि एफआर में आपका 3 रिवीजन करने के बाद कमांड आ रहा है, तब तो आप वहां उसको रोक सकते हो। अदरवाइज अगर आपको लग रहा है तब भी आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो एक और रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन की कोई भी ऐसे काउंट नहीं करना कि उसने तो 2 रिवीजन में कर लिया तो मैं भी 2 रिवीजन में कर लूँ, नहीं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिवीजन्स को चेंज करते रहना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर आर्टिकलशिप पीरियड। एंड उसके बाद में स्टडी पीरियड में हम प्रॉपरली कैसे करेंगे उसके लिए ऑल्दो मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी, बट आपको जो है इसी सीक्वेंस में रिविजन्स भी करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ऑल्सो मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे ऐड हो सकते हो। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।